पढ़ लो। अभी आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लो, फिर आप बाद में देखोगे ना अपना रिजल्ट, तो आपकी एक तरफ बोर्ड्स की बधाइयाँ चल रही होंगी, एक तरफ नीट की बधाइयाँ मिल रही होंगी। हाय गाइस, दिस इज पूर्वा गर्ग एंड या अभी बोर्ड्स 4-5 महीने में शुरू होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही होगी ये बोर्ड्स का, कैसे करोगे, थ्योरी कैसे करोगे, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड अलॉन्ग विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या फोकस करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करें या बोर्ड्स पे फोकस करें। एंड या 11th-12th वाले सोच रहे हैं कि 1 गो में कैसे निकालें। सो इसमें थ्योरी आती है, कॉम्पिटिटिव में आपके MCQ आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पहली चीज़ उनके लिए मेरे सर ने मुझे ये बात बोली थी कि मैम आप अभी पढ़ लो, अभी आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लो, फिर आप बाद में देखोगे ना अपना रिजल्ट, तो आपकी एक तरफ बोर्ड्स की बधाइयाँ चल रही होंगी, एक तरफ नीट की बधाइयाँ मिल रही होंगी। सो ऐसा ही हुआ एंड आई उस वक्त बहुत मेहनत करी है। उसके बाद फिर आई गॉट 95% इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देन क्लियर्ड माई नीट एग्जामिनेशन इन 1 गो। तो सेम ही एडवाइस मैं भी आपको दूंगी कि अभी ये कुछ महीनों की मेहनत है, अभी बस आपका इस जर्नी का एंड ही आ रहा है। 4-5 महीने बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जाएंगे, उसके 1-2 महीने बाद आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको ये सेम बुक्स। आप इस फेज से चले जाओगे, अनसर्टेनिटी वाले फेज से चले जाओगे, अपने सेल्फ डाउट वाले फेज से चले जाओगे। तो अभी थोड़ी सी हिम्मत अपनी बचा के रखो। अभी आपके पास कुछ महीने हैं, आपको उसमें जान लगा देनी है। अपनी जितनी भी हिम्मत है सब गैदर करके उस 4 महीने पे लगा दो। अब इसमें भी 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री होंगे कि भाई बोर्ड्स हैं, इनका कुछ वैल्यू नहीं है, उन्होंने अपने आप ही बोर्ड्स की वैल्यू नीचे कर दी है कि हम सिर्फ कंपटीशन के लिए करेंगे, बोर्ड्स में पासिंग मार्क्स लेंगे, दैट्स इट। और कुछ बच्चे होंगे वो ओवर सीरियस होंगे, वो सारा फोकस अपना बोर्ड्स पे लगा देंगे, कॉम्पिटिशन से हटा ही देंगे। तो ये दोनों बातें ही गलत है। पैनिक करने से भी कुछ नहीं होने वाला है और ज़्यादा फ्री छोड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 4 मंथ्स बचे हैं मोटे मोटे, और अगर 0.5 या 1 मंथ जो एक्स्ट्रा है वो प्रैक्टिकल में हमने हटा दिया, 4 मंथ ही लिए, हमारे पास 4 महीने बचे हैं। अब हमारे को क्या करना है कि हमारे पास बोर्ड्स भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 11th के चैप्टर्स भी हैं जो हमारे वीक होते हैं। 12th वाले बच्चों के 11th के चैप्टर्स थोड़े थोड़े वीक होते ही हैं, मेरे भी वीक थे। तो मैंने क्या किया था, 4 महीने बचे हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने डिसाइड किया, अब मैं एक पेपर लिया, एक पेपर लो, उसके बाद उसको डिवाइड कर लो। एक तरफ लिख दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपका है, एडवांस, मेंस, नीट, और दूसरी तरफ लिख दो बोर्ड्स। ठीक है, अब दोनों चीज़ें लिख ली आपने। अब उसके बाद चैप्टर्स लिखो वो जो आपके वीक हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ इस चैप्टर को मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से, इसके MCQs नहीं करे या इसके अंदर के कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो चैप्टर्स अभी नहीं लिखने हैं। जिनकी हमें थ्योरी नहीं पता है वो चैप्टर्स अभी मत लिखो। अभी आपका वैसे भी बोर्ड्स के लिए जो चैप्टर्स 12th के होंगे वो लेटेस्ट अभी भी पढ़े होंगे, क्योंकि आपकी कोचिंग में या वैसे भी आपने जो सेल्फ स्टडी की होगी स्कूल में वगैरह, तो उसमें आपको वही चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, तो वो आपके टच में भी है। आपके 11th के चैप्टर बल्कि टच में नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि आप एक बार बोर्ड्स दे दोगे, उसके बाद आपको 11th के चैप्टर दोबारा टच में आने की मौका ही नहीं मिलेगा। उसके बाद 1 महीना जो बचेगा आप उसमें टेस्ट करोगे, प्रीवियस ईयर करोगे, अपने मॉक टेस्ट करोगे, और आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा आपके पास 4 महीने ही हैं, उस 4 महीने में ही आपको बोर्ड्स की थ्योरी भी करनी है एंड उस 4 महीने में ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 11th क्लास के वो चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं जो आपके वीक हैं। तो मैंने उस टाइम पे जो 4 महीने थे उसमें से मैंने डिवाइड किया 2 महीने का टाइम। तो 2 महीने के टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले वीक चैप्टर्स थे वो मैंने लिख लिए। ठीक है, ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं। 11th क्लास के भी लिख लिए, 12th क्लास के भी लिख लिए। तो 11th क्लास के जो चैप्टर्स मैंने लिखे थे ना, जो मैंने नहीं छुए थे 11th क्लास में, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, वैसे ही मेरी भी कुछ चीज़ें छूट गई थी। अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद लग गए 12th क्लास में, लग गए थे, सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद अब फ्री टाइम मिला था 4 महीने का, जिसमें कि पैनिक हो रहा था बोर्ड्स के लिए भी। तो उसके बाद हमने फिर 11th क्लास के करे चैप्टर्स, 11th क्लास के चैप्टर्स हमने दोबारा करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ हमारे ये 11th के चैप्टर जो मेरे वीक पॉइंट्स थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद 2 महीने आपने पूरी शिद्दत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। 2 महीने आपके पास बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचो कि बोर्ड्स का हमने इंग्लिश नहीं किया या बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए हमने फिजिकल एजुकेशन नहीं किया। ठीक है, तुमने इंग्लिश पढ़ी है ना 10th तक, मतलब अच्छे से पढ़ी है ना, तो फिर अभी हमारे पास 2 महीने और बचे हैं, उसमें हम कर लेंगे। ठीक है,
तो अब हमारे 2 महीने हमने कंपटीशन में निकाल दिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम पढ़ेंगे। 11th क्लास हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई, थोड़ी थोड़ी थोड़ा बिल्डअप होना शुरू हो गया उसमें। हमने उतना लेवल पे लिया है, उतना लेवल पे लिया है जितने पे 12th है। 2 महीने पूरी शिद्दत से करना है आपको कि आपको उतने लेवल पे आ जाए जितने पे 12th है। अब बाकी के बचे 2 महीने, अब उसमें आपको हो रही है इनसिक्योरिटी, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स भी आ जाएंगे कि प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, ये करो वो करो, अपने सो मेनी टास्क करो। आपको सिर्फ किसी और की बातें नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने दिमाग की बातें सुननी है। आपके दिमाग को पता है कि ठीक है मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें मुझे आती हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा। और मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ, अभी आप सोच रहे हो कि इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है दीदी, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हम बोर्ड्स कर लेंगे या कुछ भी नंबर कम नहीं आएंगे। तो मैं बता रही हूँ, बोर्ड से 4 दिन पहले तक मुझे भी थी, मुझे भी इनसिक्योरिटी थी, मुझे भी था कि अब क्या करना है, ये कैसे हो रहा है, इंग्लिश का पेपर आ गया है, कैसे करोगे। तो वो चीज़ें होती हैं, वो तो जाएंगी नहीं, लेकिन आपको अपने काम पे फोकस करना है। आपको 2 महीने आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो अब बाकी के 2 महीने बचे, अब उसमें से आप 1 महीना और निकाल लो। 1 महीना जो वो है उसमें अब आप क्या करोगे कि आप देखोगे जो बोर्ड्स में आ रहा है वो उसकी थ्योरी हमें पता है कि नहीं पता है। उसकी थ्योरी इन द सेंस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक बार 1 महीने में सारा बोर्ड्स का रिवाइज करने की कोशिश करिए। और फिर आपके जो मेन सब्जेक्ट है, PCM हो या PCB हो, अपने मेन सब्जेक्ट की जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार कर लो कि उसकी एक बार थ्योरी पढ़ ली हमने, उसके एक बार क्वेश्चंस कर लिए, MCQs भी कर लिए। ठीक है, अभी थ्योरी पे मत जाना, अभी MCQs कर लिए उन चैप्टर्स के, तो आपका वो चैप्टर कंपटीशन के लिए भी तैयार हो गए ना। अगेन 1 महीना बचा है, अब ये आ गया क्रिटिकल फेज। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें बिल्कुल अपना फोकस क्लियर रखना है। अब आ जाओ, अब सब भूल जाओ, अब सिर्फ बोर्ड्स देख लो कि अच्छा अब बोर्ड्स आ गए हैं, अब हमें कैसे करना है प्रिपेयर। तो अब हम इंग्लिश पकड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारी इंग्लिश तैयार नहीं है, राइट। तो इंग्लिश ली हमने, उसके बाद हमने उसकी थोड़ी वीडियोस देखी कि इंग्लिश में क्या क्या स्टोरीज हैं, स्टोरीज रीड करी, वीडियोस देखी। एंड इंग्लिश का सबसे पहले तो सिलेबस लिखो अपना आगे कि क्या क्या आ रहा है। अच्छा, ये राइटिंग पार्ट में क्या क्या आ रहा है, नोटिस आ रही है, लेटर राइटिंग आ रही है, क्या क्या आ रहा है आपका। उसके बाद अब आप अपने 2 पन्नों के 3 पन्नों के नोट्स बना लो, इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आपको गूगल पे आजकल सब कुछ मिलता है, गूगल पे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर पढ़ लिया, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लिख लिया आपने अपने पेजेस पे। ठीक है, अब आपका वो भी एक बार हो गया इंग्लिश का। ठीक है, अब फिजिकल एजुकेशन में ये है, आपको फिजिकल एजुकेशन में भी अपने चैप्टर्स क्लियर रखने पड़ेंगे। आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर्स लिखो। उसमें लिख लिया आपने चैप्टर्स कि 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अब आपको लिखना है कि अच्छा ठीक है, अब मेरे पास एक महीने का टाइम है, तो जितने भी आ रहे हैं 2 चैप्टर छोड़ दो, बाकी सब कर लो। मतलब अपना एक नोट्स बना लो, एक पेपर पेन पे नोट्स बना लो, उसमें आप लिख लो कि शॉर्ट नोट्स बना लो कि अच्छा ये चैप्टर के मैं शॉर्ट नोट्स लिख लेती हूँ। तो शॉर्ट नोट्स लिख लिए। अब आप बुक में जाओगे फिजिकल एजुकेशन की एकदम से, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये क्या इधर उधर की बातें चल रही हैं। और मैथमेटिक्स वालों को तो बिल्कुल समझ नहीं आता। मैथमेटिक्स वालों को थोड़ा हो जाता है कि अब इसमें क्या ही लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, आपकी आदत तो छूट जाती है थ्योरी लिखने की, इतनी होती नहीं है। तो आपको अपने नोट्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे। अब आपको बचे हुए 1 महीने में क्या करना है, अपने जो इंग्लिश है और अपनी फिजिकल एजुकेशन है उनके चैप्टर के नोट्स बना लो, वीडियोस देख देख के बना लो, अपने टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनके देख के बना लो, या बुक से रीड करके समझ आता है बुक से रीड करके अपने नोट्स बना लो, जिससे कि आप उसे बार बार रिवाइज कर सको। तो आपको ये करना है लास्ट के 1 महीने में। आपने अपना पूरा सिलेबस 1 महीने पहले कंप्लीट कर लिया है बोर्ड्स के लिए, आपने सारे चैप्टर्स दोबारा आपके रिकॉल में ले आए हो, सब रिवाइज कर लिया। अब आपको थ्योरी में जाना है कि थ्योरी कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। उसके लिए आप PYQs पे जाओ, PYQ की फोटो कॉपीज निकलवा लो कि अच्छा बोर्ड्स की PYQ दिस फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम लिख दो, और उसके बाद उसकी फोटो कॉपी निकलवा लो, या खुद हैंडमेड नोट्स बना लो। PYQ के नोट्स पढ़ो, जितने पढ़ सकते हो, सारे चैप्टर के कंप्लीट करने की कोशिश करो। आपका 1 महीना, आपने 1 महीना पूरा बोर्ड्स के लिए है। आप पूरी शिद्दत से, जितनी शिद्दत से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी तक प्रिपेयर किया, उतनी शिद्दत से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, इंग्लिश भी देखनी है, अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी देखना है, अपने मेन सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, उनकी थ्योरी भी देखनी है। तो थ्योरी, लेकिन बोर्ड्स में एक फ़ायदा स्पेशली है, वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही चलता है। बोर्ड्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो पुराने क्वेश्चन के बेसिस पे ही आते हैं, और जरा सा भी ट्विस्ट होता है ना, तो वो ऐसे थ्योरी वाइज ट्विस्ट नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट वाइज ट्विस्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे ना, आप
आप तैयारी कर रहे हो, आपको इतना तो मुझे लगता है पता होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि वो ट्विस्ट करके देंगे वो आप सॉल्व कर लो। अब बची थ्योरी का पार्ट हम रीड कर तो रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कैसे कैसे करना है। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ कि जैसे केमिस्ट्री का था पेपर, तो मैंने उसमें एग्ज़ाम आइडिया उठाई। मैंने कहा कि चलो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एग्ज़ाम आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे मुझे लिखना है, कितने पॉइंट्स में लिखना है। ये बात ध्यान रखना है बोर्ड्स में कि आपकी राइटिंग मैटर करती है। राइटिंग इन द सेंस आप कैसे कैसे लिख रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, लेकिन राइटिंग इन द सेंस आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप पॉइंट्स में लिख रहे हो 1 2 3 4 5, हाईलाइट कर रहे हो अपने फॉर्मूले को। फिजिक्स में अगर आपका कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, फॉर्मूला हाईलाइट कर दो। अगर थ्योरी भी आ रही है, उसका कोई फॉर्मूला भी पता है आपको, वो भी हाईलाइट कर दो। उस वक्त हम ये दिमाग थोड़े ना लगाएंगे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हमें जितना पता है उस टॉपिक के बारे में, थ्योरी वाइज पता है, न्यूमेरिकल वाइज पता है, सब लिख दो। और अगर आप बोल रहे हो ना कि आपको थ्योरी समझ नहीं आ रही, न्यूमेरिकल है, तो आप थोड़ा यूज़ करो और उसमें लिख दो फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, हमने डेफिनेशन लिखी 2 लाइन की, उसके बाद लिखा फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास ये इतना किलोमीटर चला, ये इतना किलोमीटर चला, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, और डिस्टेंस क्या है, अगर ये वापस भी आ गया तो सब कुछ कैलकुलेट होगा। तो हमने थ्योरी में भी क्या कर दिया, अपने न्यूमेरिकल वाले एग्जाम्पल के साथ ही क्वेश्चन बढ़ गया, एग्जाम्पल भी मिल गया टीचर को, टीचर खुश, हाँ, और हम भी खुश, हमारे नंबर मिल गए हमें इस बात के। तो हमें स्मार्ट गेम खेलना है, ना कि फुद्दू बन के रह जाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री में मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब केमिस्ट्री उठाई कि एक बार देख लेती हूँ कि क्या क्या है, उसके बाद मुझे लग गया डर, क्योंकि उसमें आ गई रिएक्शंस पूरी कि ऐसे ऐसे करो, रिएक्शंस लिख दो। और ठीक है यार, मतलब हमने पढ़ी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिएक्शंस, लेकिन हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी कि बैठ के हम लिख रहे हैं। हम लिखने की जगह हमें पता होता था कि अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिडक्शन हो गया, ये बन गया, ऐसे रिएजेंट लग गया। बट अगर आप लिखने को बोलोगे ना तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट लगता है कि कैसे लिखें, क्योंकि सारे सब कुछ लिखना होता है। और एमसीक्यू में आपको थोड़ा पता होता है कि अच्छा 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 काट दी, 3 पॉसिबल ही नहीं है तो चौथा आंसर है। आप ऐसा भी कर सकते हो, बट ऐसा आप बोर्ड में नहीं कर सकते हो, विच इज़ योर एडवांटेज ऑल्सो और योर डिसएडवांटेज ऑल्सो। दोनों तरीके से हम ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एमसीक्यू में गलत हो जाते हैं, बट बोर्ड्स में आपको नंबर दे देगी टीचर अगर आप कुछ भी लिख के आ जाओगे। आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं कि अच्छा मुझे इतनी सारी वेराइटी ऑफ चीज़ें पता है, मैं उसमें से थोड़ी बहुत भी लिख दूंगी तो मेरे नंबर आ जाएंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने खुद पर्सनली फील किया, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टेंस हो गई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तरफ स्पेशली, क्योंकि स्पेशली यार हम इतना नहीं लिखते कि लोन पेयर आ गया, ये हो गया, साइज़ बड़ा है, इतने सारे रीज़न। वो तो हर पॉइंट पे रीज़न मांग रहा है, हर चीज़ के रीज़न मांगता है एग्जाम आइडिया में, तो इतने रीज़न के क्वेश्चन हैं। एंड आई वाज लाइक कि कितने के रीज़न बताऊँ मैं, हाँ ऐसा होता है तो होता है, अब मैं कितना रीज़न बताऊँ आपको। और केमिस्ट्री में स्पेशली आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनऑर्गेनिक में बैक क्वेश्चंस करने भी बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक में तो मस्ट सिचुएशन है, क्योंकि तभी आपकी थोड़ा ब्रेन खुलता है, थोड़ा वाइड सोचता है कि अच्छा बोर्ड में भी हरकतें हो सकती हैं ऐसी, कि बोर्ड में भी कुछ भी डिफ़िकल्ट भी पूछ सकते हैं, हलवा नहीं है ये, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ही इसके लिए। लेकिन अगर ये भी गलत है कि 4 महीने बोर्ड्स पढ़ रहे हैं, नंबर उतने ही रहने 1 महीने के पढ़े हुए के भी और 4 महीने के पढ़े हुए हुई, तो आप अपना डिस्ट्रैक्ट मत करो। लेकिन इस चीज़ से डिफरेंस पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपने 4 महीने बोर्ड्स को लगा दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम गया आपका, क्योंकि आपके पास 1 महीना बचता है, उसमें आप मॉक टेस्ट देते हो, रेगुलर मॉक टेस्ट। लाइक मेरे बोर्ड का एग्ज़ाम खत्म हुआ था 2 तारीख को, एंड 3 तारीख को मैं फिर मॉक टेस्ट की लिस्ट आ गई थी कि अब आपके पास कुछ 42 डेज बचे हैं नीट के लिए, और ये रहे आपके 42 डेज के टेस्ट शेड्यूल, जिसमें कि सारे 42 एग्जाम टेस्ट है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं पढ़ूंगी कब, मतलब आप कब पढ़ोगे, आप कब रिवाइज करोगे, आप टेस्ट ही देते रहोगे तो ये आती है प्रॉब्लम। तो आप पहले ही कर लो, बोर्ड्स के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना, 1 महीने पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो बोर्ड्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात कंफर्म है कि ठीक है आपके पास 4 महीने बचे होंगे बोर्ड्स के लिए, लेकिन आपके पास 3 महीने ही बचे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपनी कमियां दूर करने के लिए। अगर आपने इस 3 महीने में अपनी सारी कमियां दूर कर ली, विच इज़ 11th क्लास के सब्जेक्ट कुछ चैप्टर्स हैं जो नहीं पता है, अभी टच में नहीं है या भूल गए हैं,
या फिर 12th क्लास के कुछ चैप्टर है, तो वो यही टाइम है, यही पीक टाइम है आपको वो चैप्टर्स करने का। अगर आपको वन गो में करना है तो, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वन गो में ही करना था। सो गाइज, होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी आपका डर थोड़ा सा कम हो गया होगा, क्योंकि पूरा कम होना तो बहुत मुश्किल है, मैं ये बात समझ सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप वो खुशी फेस करो कि आप कंपटीशन, अच्छा आपको कंपटीशन वाला पेपर हो गया, उसके 15-20 दिन बाद आपका बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके लिए कॉल्स आ रहे हैं, बधाइयाँ मिल रही है। उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर से रिजल्ट आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फिर से बधाइयाँ मिल रही है। लाइक दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। आई होपफुली आपके साथ ऐसा हो, आप ये फील कर पाओ कितना अच्छा लगता है, पेरेंट्स कितना प्राउड होते हैं, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाओ। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।